हेलो बच्चों, संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने पहले वीडियो में आपको संधि पढ़ाई थी कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं और उसमें स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो एक बार फिर सुन लीजिए कि स्वर संधि, संधि किसे कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। ये हम बता चुके हैं, पहले वीडियो आप देखना और उसको आप अपनी कॉपी पे उसको देख के काम भी करेंगे। तो संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं और स्वर संधि के कितने भेद हैं, ये आपको लिखना है। तो स्वर संधि दो स्वरों के आपस में मिलने से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पर और पूर्व संधि, पर और पूर्व स्वर के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। इसको हम स्वर संधि के भेद हम भेद से लेते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में स्वर संधि है। स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के संस्कृत में निम्नलिखित भेद हैं। स्वर संधि का पहला भेद है आपका दीर्घ संधि। दूसरी है आपकी वृद्धि संधि। तीसरी है आपकी अयाद संधि। चौथी है यण संधि। गुण संधि। छठी है और सातवीं है तो संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, उसमें स्वर संधि किसे कहते हैं और फिर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ये आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो संस्कृत में स्वर संधि के निम्नलिखित भेद होते हैं: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि, यड़ संधि, गुण संधि, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि। तो हम आज आपको दीर्घ संधि पढ़ाएंगे। आप दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। ये सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। इसको समझना है। अक क्या है? एक प्रत्याहार है। मैंने आपको पहले प्रत्याहार पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो आप देख सकते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनता है और उनके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं अ, ई, उ, री, ये आते हैं। और सवर्ण से मतलब है उनके ही समान वर्ण, उनके ही समान वर्ण आए तो क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। तो इसकी परिभाषा आप देखेंगे, पहले आप नियम समझ लें
कि ह्रस्व या दीर्घ, ऊ या ऊ आए, और देखिए री और री के बाद री, देखिए दीर्घ संधि में हमने बताया कि अक एक प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं अ, ई, उ और री, और इन्हीं जो आपके वर्ण हैं, आपके जो स्वर हैं, इन्हीं के समान, सवर्ण माने समान स्वर आए तो क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। वही स्वर जो आया है वही स्वर जो है आपका दीर्घ हो जाएगा। जैसे आ या आ के बाद आ या आ आए तो आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ऐसे ही ई या ई के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाएगा आपका दीर्घ ई। ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आएगा तो आपका ऊ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। री या री के बाद री या री आएगा तो आपका री, री हो जाएगा। आप इसको समझ लें तो दीर्घ संधि आप नहीं भूलेंगे। क्या समझा आपने? ये आपके चार स्वर, चाहे ह्रस्व हों और चाहे दीर्घ हों, अ, ई, उ, री, और इनके ही आपका जो पहला मैंने बताया, जब संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों पदों को अलग कर देते हैं। तो पहले पद का, पहले शब्द का जो स्वर, अंतिम स्वर होगा वो अ हो या आ हो, ई हो या ई हो, ऊ हो या ऊ हो, री हो या री, इन्हीं के समान स्वर आएगा तो वो दीर्घ हो जाएगा, वही स्वर दीर्घ हो जाएगा। दोनों, ये ध्यान रखने की बात है कि अ के बाद, अ या आ के बाद अ या आ ही होगा। ये जरूरी नहीं है, कहीं भी दोनों पदों में ह्रस्व हो सकता है, दोनों पदों में दीर्घ हो सकता है। एक पद में, एक शब्द में का अंतिम स्वर आपका ह्रस्व हो सकता है और एक पद का आपका आदि स्वर या अंतिम स्वर जो है दीर्घ हो सकता है। ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन दोनों शब्दों के जो स्वर हैं आदि और अंत, वो दोनों एक ही होंगे। जैसे, तो इसकी आप परिभाषा लिखेंगे, दीर्घ संधि की परिभाषा लिखेंगे। यदि ह्रस्व, ह्रस्व से आप समझ रहे होंगे जिनके बोलने में कम समय लगे वो आपका ह्रस्व स्वर होता है, या ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ से मतलब जिनके बोलने में अधिक समय लगता है वो स्वर। तो ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ और री। आप दीर्घ संधि में इन चार स्वरों को ध्यान रखना है, वो चाहे ह्रस्व हो और चाहे दीर्घ हो, अ, ई, उ और री। इनके बाद या पश्चात अ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, अ, ई, उ और री आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर
दोनों स्वरों के स्थान पर क्रमशः आ, ई, ऊ और री हो जाता है। फिर आप समझेंगे यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो दोनों स्वर, दोनों समान स्वर जो हैं वो क्रमशः आ, ई, उ, री हो जाता है। तो ये दीर्घ संधि में विशेष बात है कि ये आपको 4 स्वर आपको ध्यान रखने हैं और यही 4 स्वर ये समान आते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आप समझेंगे, मैं एक एक को लेके बताती हूँ आपको। पहला मैं बताती हूँ, देखिए हिम प्लस आल है। देखिए ये आपका विग्रह है, संधि विच्छेद है। विग्रह तो समास में कहते हैं, सॉरी, ये आपका संधि विच्छेद है। इसको हमें क्या करना है, संधि करनी है। और अधिकांश आते क्या है, संधि से संधि विच्छेद करने के लिए परीक्षा में आता है। तो देखिए हम जब इसको संधि करेंगे, देखिए आपका इसमें हर एक व्यंजन स्वर से युक्त होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये देखिए आपका यहाँ पर अ और ये आपका आ, ठीक है, ये हमने अलग अलग इसको निकाल दिया। और ये देखिए दोनों समान स्वर हैं, सवर्ण समान। जब समान स्वर आएंगे तो वही जो स्वर है वही हो जाएगा दीर्घ। दोनों के स्थान पर आ हो गया तो हमने इसको मिला दिया। देखिए ये आ गया आपका इसमें और ये हो गया हिमालय है। ऐसे ही आपका देखिए अब हम संधि विच्छेद करते हैं। आपको सबसे पहले शब्द में ये देखना है कि कहाँ पर दीर्घ है। अगर दीर्घ संधि है तो कहीं पर भी आपका विच्छेद करते समय दोनों पदों का अर्थ होना चाहिए। तो देखिए ये पे हमारा ये हो गया विद्या प्लस आलय। देखिए यहाँ पर आपका दीर्घ है आ, तो इसलिए विद्या प्लस आलय। वैसे विद्या का अर्थ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आ, ये आपका आ है और ये आपका आ है और दोनों मिलकर ये आ हो गया। ये देखिए ये आ हो गया। तो हमारा बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका पहले शब्द का अंतिम स्वर जो है वो चाहे दीर्घ हो और चाहे ह्रस्व हो। ऐसे ही दूसरे शब्द का जो आद्य स्वर है वो दीर्घ हो और चाहे आपका ह्रस्व हो, लेकिन जो स्वर है वही स्वर जो है आपका दीर्घ हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि 4 ही स्वर होंगे, अ, ई, उ और री। ठीक, इसको हमें अब इसके बाद हम लेते हैं ई का, कब प्लस ईशा। देखिए ये हमारा बनेगा कबीशः। देखिए यहाँ पर हमारी छोटी ह्रस्व ई है और ये हमारा दीर्घ ई है और यहाँ पर ये देखिए दीर्घ ई हो गई। ऐसे ही आप ऊ का लेंगे हम, भानु प्लस उदय। ये देखिए हमारा ह्रस्व ऊ है और ये ऊ है और जब हम इसको करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा भानुदय। ये भानुदय आएगा। आपको संधि विच्छेद करनी है तो आपको मालूम होना चाहिए ये ऊ है, दीर्घ ऊ है। तो जब हम विच्छेद करेंगे तो उसका शब्द का सही अर्थ होना चाहिए।
ये हमारा हो गया भानु उदय। ऐसे ही हम लेते हैं मातृणम, ये शब्द आता है, इसको आपको संधि विच्छेद करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपका री जो है वो दीर्घ है। अब ये दीर्घ है तो हमें क्या करना है, सही आपका मूल शब्द जो है वो है मात्र प्लस ऋणम। ये देखिए री और ये री, इसको जब हम री को निकाल देंगे तो ये हलंत आ जाएगा और ये हमारा री हो गया और ये हमारी री हो गई और ये री हमारी ये हो गई री। और इस तरह से हम जब मिलाएंगे तो ये हमारा शब्द बनेगा मातृणम। ऐसे ही आपके देखिए आ गया, ई आ गया, ऊ हो गया और ये हो गया री। अब हम आपको एक अभ्यास कार्य देते हैं, उस अभ्यास कार्य को आपको कॉपी पर करना है और कोई समस्या आती है तो आपको हमें पूछना भी है। देखिए अभ्यास कार्य, शिवालय, ये आपको अभ्यास करनी है और हमें अगर कहीं नहीं है समझ में आती है तो आपको पूछना है। अगली संधि हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।